हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये DIS की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 11। ये 11 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आ चुका है और इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो है डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 51 में, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट है कि वनोन्मूलन, सेकेंड है स्थानांतरित कृषि, और थर्ड सी है कि वैदिक कृषि, वेदिका कृषि, डी है उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, जो ये वेदिका कृषि मतलब टेरेस फार्मिंग के बारे में बात करता है। तो ये मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। ये मृदा को अपक्षय से बचाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में या बहुत ज़्यादा जो ढालू क्षेत्र होता है वहाँ पे ये कृषि की जाती है। ऐसे ऐसे मतलब ये टेरेस के फॉर्म में ऐसे ऐसे बना दिया जाता है, ताकि मतलब उसका जो पानी ऊपर से आए तो यहाँ थोड़ा सा रुके, और उसके बाद फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ताकि जो है हमारी मृदा का कटाव ना होने पाए, ठीक है। तो ये मतलब मृदा को रोकता है, मतलब मृदा अपक्षय को रोकता है, ना कि मृदा की अपक्षय की समस्या है। और ये वनोन्मूलन से देखो मृदा की समस्या होती है, और स्थानांतरित कृषि से भी वनोन मतलब मृदा की समस्या होती है, ठीक है। वहाँ से मृदा हमारी अपक्षयित हो जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है, ठीक है। सेकेंड है इसकी उत्पत्ति कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। तो ये किस नदी के बारे में बताया गया है। तो ए ऑप्शन गोदावरी, बी कावेरी, और सी नर्मदा, डी आपकी महानदी है। तो देखो ये बी जो हमारी है कावेरी नदी, बी ऑप्शन ये हमारा सही है, क्योंकि ये ब्रह्मगिरी से निकलती है कर्नाटक राज्य से, और इसे भारत की पवित्र नदी में से एक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 2005 में किया गया था। सेकेंड है कि किसान मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में जून 2000 में किया गया। तो देखो ये सेकेंड वाला गलत है। ये जो हमारी किसान मित्र योजना है, जो किसानों की हेल्प के लिए की गई थी, उनकी सलाहकार के लिए किसान मित्र नियुक्त किए गए थे, ये 2011 में स्कीम चलाई गई थी, न कि 2000 में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। फर्स्ट हमारा सही है कि जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ सितंबर 2005 में किया गया था। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट हमारे दिए गए हैं अभ्यारण्य और बिहार दिए गए हैं, और जिला दिया गया है कि कहाँ कौन सा स्थित है। तो फर्स्ट है कि समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, सेकेंड है विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा, और नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है गोंडा में है। तो देखो ये देखो हमारा जो ये थर्ड वाला है ये गलत है, क्योंकि जो ये आपको नवाबगंज पश्चिम बिहार देखने को मिलेगा ये उन्नाव में देखने को मिलेगा, ना कि ये है गोंडा में, ठीक है। तो ये उन्नाव में है, तो ये हमारा गलत हो गया, और सुमेलित नहीं कहा गया है कौन सा है, तो यही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। और हमारा समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, और विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है ए ऑप्शन की अफीम कारखाना गाजीपुर, और इंडियन पॉली फर्टिलाइजर लिमिटेड बाराबंकी, भारत स्टील रोलिंग मिल रायबरेली, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। तो देखो इसमें जो ये सी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो आपको बरेली में नहीं देखने को मिलेगा भारत स्टील रोलिंग मिल, क्योंकि ये आपको मुजफ्फरनगर में देखने को मिलेगा, कि ना कि जो है रायबरेली में, मतलब बरेली में आपको देखने को मिलेगा जो माचिस का कारखाना हुआ करता है, ठीक है। माचिस से संबंधित जो कारखाना है ये बरेली में आपको देखने को मिलेगा। और ये अफीम देखो आपको गाजीपुर वाले क्षेत्र में पूर्वोत्तर में ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश के, तो वहीं आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। बाराबंकी में इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार की करें। तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला है वाराणसी। सेकेंड है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर है मेरठ, और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों की जनसंख्या वाला नगर है बदायूं। तो देखो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो स्लम सबसे ज़्यादा मेरठ में मिलती है, और सर्वाधिक जो जनगणना नगर वाला वाराणसी जिला है, और उत्तर प्रदेश की वैधानिक नगरों की संख्या बात करें तो बदायूं में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि संस्थान दिए गए हैं और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है, मतलब इंस्टीट्यूट और उनका इस्टेब्लिश ईयर दिया है। तो फर्स्ट है कि भरतखंडे संगीत महाविद्यालय, तो 1926 में इसकी स्थापना हुई। बी ऑप्शन है कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1965, राज्य ललित कला अकेडमी 1962, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी तो 1963। तो देखो इसमें बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये 65 में नहीं हुई थी, इसकी 1975 में हुई थी, ना कि 65 में, ठीक है।
जो भारतीय नाट्य अकेडमी है, और ये हमारे सारे सुमेलित है, क्योंकि भरतखंडे संगीत महाविद्यालय 1926 में इसकी स्थापना हुई, राज्य ललित कला अकादमी की 1962 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की 1963 में हुई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो इसमें सही सुमेलित वाला बताना है। देखो गाइज, इन चीज़ों का ध्यान रखा करो कि कौन सही नहीं सुमेलित है और कौन सही सुमेलित है, ऐसे हमारा फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है कि कलिंजर के किला बांदा और सूर्य मंदिर मिर्ज़ापुर और सांडी पश्चिम बिहार, तो ये हरदोई में है। तो देखो इसमें सेकेंड वाला ये जो सूर्य मंदिर है ये मिर्ज़ापुर में नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। जो ये हमारा सूर्य मंदिर है ये हमारा जो महोबा में देखने को मिलेगा, जो रहीला सागर है उसी के पास ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और ये कलिंजर का किला बांदा में है, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है, ठीक है। तो ये हमारे 1 और 3 सुमेलित हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखो इसमें शोध संस्थान दिए गए हैं और जिला दिए गए हैं, ठीक है। तो बताना है कौन कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये प्रयागराज में है, मतलब सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करता है, तो ये प्रयागराज में है। और इंडियन ग्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हापुड़ में है, ठीक है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान है, ये कानपुर में है, ठीक है। तो 3 और 4 तो हमारे सेम सुमेलित थे। तो 2 1 हमारा ऑप्शन हो गया, 2 1 3 4, ठीक है। तो 2 1 3 4 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है, 2 1 3 4। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो ए ऑप्शन है 11 जुलाई 2001, बी है कि 12 जुलाई 2005, सी है 11 जुलाई 2000 और डी है 11 जुलाई 2002। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो 11 जुलाई 2000 को प्रथम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है कि फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन मुश्तरी बाई ने, बी है कि खुशी महाराज ने, और सी है कि मेहंदी खान, डी है ठाकुर प्रसाद। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है, जो ये खुशी महाराज हैं इन्होंने फैजाबाद में टप्पा शैली का विकास किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी स्थित है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन कानपुर में, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है हमारा प्रयागराज। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, ये आगरा में स्थित है नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ठीक है, जो यूपी में स्थित है आगरा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कि श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, बी है कि खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति कपास और गोल क्रांति आलू से। तो देखो इसमें ये सी ऑप्शन जो है ये स्वर्ण क्रांति आपको देखने को मिलेगी, ये कपास से नहीं, ये जूट से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, और ये हमारा जो है श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से है, खाकी क्रांति चमड़ा से है, और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही एक निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम का अंग है। तो फर्स्ट है कि मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार और जोतों का की चकबंदी करना। तो डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो हमारे सही हैं, क्योंकि जो हमारे भूमि सुधार के कार्यक्रम के अंतर्गत था, तो इसमें कहा गया था एंड ऑफ एट्रीब्यूटर्स है, और टेनेसी रिफॉर्म, और ये कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग्स, इन तीनों के बारे में बात किया गया था, ठीक है। इन्हीं से हमारे यहाँ जो है काश्तकारी सुधार हुआ था। जिनके पास लैंड नहीं थी उनको लैंड दिया गया था, और जिनके पास ज़्यादा लैंड थी उनको कम, जिनके पास नहीं थी उनको उनसे लेके दिया गया था। ये नियम आए थे लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि सूची एक को मतलब इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से आंसर देना है। तो फर्स्ट है कि कथन ए में दिया गया है किसी कार्य के विभिन्न चरणों की भिन्न भिन्न लोगों को पूरा करने की प्रक्रिया श्रम विभाजन कहलाती है। आर है कि श्रम विभाजन से विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंदी की अवस्था है। मंदी की अवस्था में तो मतलब क्या होता है मंदी की अवस्था में। फर्स्ट है कि पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन है। तो ये डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मंदी होती है उसमें क्या होता है कि हमारी मनी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो मनी की जब लोगों के पास कमी हो जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है, तो जो हम कोई चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं, तो मतलब उसमें पूर्ति तो बहुत होती है लेकिन मांग कम हो जाती है। इसी के अंतर्गत लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि जब डिमांड नहीं होती है तो कंपनियां लोगों को जो है कम उसमें वर्कर की आवश्यकता होती है, क्योंकि माल की सप्लाई नहीं हो रही होती, तो बेरोजगारी भी बढ़ती है और क्रय शक्ति कम ही हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है मंदी के संबंध में। नेक्स्ट है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह नियम कहलाता है। तो जो ये अच्छी मुद्रा जो होती है मतलब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, तो किसका नियम है। ग्रेसन का प्रथम नियम ए ऑप्शन, बी है एड वैलोरम,
सी है कि ले ऑफ नियम और लॉरेंज का नियम। तो ये ए ऑप्शन सही है। ये ग्रेसम का नियम कहता है कि जब दोनों मुद्राएं मतलब अच्छी बुरी दोनों मुद्राएं किसी अर्थव्यवस्था में होती हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है प्रचलन से, ठीक है। तो ये ग्रेसम का नियम है, इन्होंने प्रतिपादन किया था इसका। नेक्स्ट है कि क्रेता बाजार में है, मतलब क्या होता है क्रेता बाजार में। तो फर्स्ट है कि वस्तु की मांग अधिक और पूर्ति कम होती है। सेकंड बी है कि हमारी वस्तु की मांग कम और पूर्ति अधिक हो जाती है, विक्रेता की तुलना में क्रेता की स्थिति बेहतर होती है। डी ऑप्शन है कि ए बी और सी दोनों। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो क्रेता की बेहतर स्थिति होती है, क्योंकि होता क्या है कि मांग जो होती है वस्तु की मांग कम होती है लेकिन पूर्ति अधिक होती है। और अगर विक्रेता का बाजार की बात करें तो उसमें जो क्या होता है कि जो पूर्ति कम होती है और मांग अधिक हो जाती है, तो उसमें स्थिति विक्रेता की अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन क्रेता में जो है विक्रेता की तुलना में क्रेता की स्थिति अच्छी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्यमशीलता संस्थान अवस्थित है। तो फर्स्ट ए है नोएडा, बी है गाजियाबाद, सी है गुवाहाटी और डी है हैदराबाद। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। जो गुवाहाटी है असम का गुवाहाटी, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा भारतीय उद्यमशीलता संस्थान अवस्थित किया गया है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये सिचुएटेड है आपका गुवाहाटी में। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विमुद्रीकरण के बारे में बताया गया। तो देखो इसमें जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखो विमुद्रीकरण जो होता है तो ये आपको देखने को मिलेगा कि पुरानी मुद्रा को जो है समाप्त कर देता है ये। और अवमूल्यन क्या होता है कि मुद्रा का विनिमय मूल्य कम कर देता है। और ये सीमा शुल्क की बात करें तो ये जो है आयात और निर्यात दोनों पे लगता है, ठीक है। ये सीमा शुल्क आयात और निर्यात दोनों पे लगता है। और जो उत्पाद शुल्क होता है ये वस्तुओं पे लगता है। तो हमारा 2 1 4 3 सही हो जाता है। 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन सही है, 2 1 4 3, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टैगफ्लेशन क्या है। तो ए ऑप्शन है कि विकास के साथ मुद्रास्फीति, बी ऑप्शन है कि विकास के साथ अवस्फीति और सी ऑप्शन है अवस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति और मंदी के साथ मुद्रास्फीति, ठीक है। तो देखो जो स्टैगफ्लेशन होता है ये मंदी के साथ जो है मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, क्योंकि जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इसमें रुक जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता रहता है लगातार, ठीक है। तो ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति आती है, ठीक है। तो इसमें ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये बताना है। फर्स्ट है कि इसका गठन 3 स्तरों पे होता है और 3 स्तरों की पहुंच भारतीय रिजर्व बैंक तक होती है, ठीक है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीनों स्तरों तक नहीं होती है। इसमें केवल जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव, उनका नियंत्रण जो है आरबीआई के अंतर्गत होता है। और अदर का जो होती हैं आपको देखो 3 आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट होता है कि जो है स्टेट कोऑपरेटिव होती हैं, एक होती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव होती हैं बैंक, और एक होती है समितियाँ मतलब कमेटीज कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ठीक है। तो 3 टाइप की होती है। तो इसमें जो है ये स्टेट कोऑपरेटिव होती है, इनका नियंत्रण जो है आरबीआई के अंतर्गत होता है। लेकिन जो ये स्टेट और कमेटीज कोऑपरेटिव को डिस्ट्रिक्ट एंड कमेटी कोऑपरेटिव बैंक होती है, इनका नियंत्रण स्टेट बैंक के अंतर्गत होता है, ठीक है। स्टेट मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला हमारा सही है। तो केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंपी तरंगों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ठीक है, फर्स्ट है कि पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं तथा इनका सर्वाधिक वेगवान होते हैं, मतलब इनकी गति सबसे तेज होती है। नेक्स्ट है कि एस तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। थर्ड है कि एल तरंगों की गति सबसे कम होती है। तो देखो एल जो ये सेकेंड में कहा गया ये गलत है, क्योंकि ये सर्वाधिक विनाशकारी नहीं होती हैं। ये केवल जो है द्रव में चल सकती हैं और प्रकाश तरंगे होती है, ये द्रव में नहीं चल सकती हैं, ठीक है। ये द्रव में नहीं चल सकती हैं और ये प्रकाश तरंगे होती हैं जो एस तरंगे होती हैं। तो ये विनाशकारी नहीं होती, सबसे विनाशकारी एल तरंगे होती है जिनकी गति सबसे कम होती है, ठीक है। तो और ये जो फर्स्ट में कहा गया है कि ये ध्वनि के समान होती हैं पी तरंगे और सर्वाधिक वेगमान होती हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी उद्भेदन में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो फर्स्ट है कि लैपली की, जलवाष्प की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हीलियम की। देखो तो जो आपको देखने को मिलेगा जो ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो इरप्शन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प इसके मात्रा में निकलती है, फिर CH4 निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य मतलब तमाम प्रकार की गैसें साथ में निकलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में बात करें तो जलवाष्प होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्रों के संबंध में सही है। तो फर्स्ट है कि डच व्यापारिक व्यवस्था कार्टाज पर आधारित थी, कार्टल पर आधारित थी। और सेकेंड है पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा केंद्र था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि डचों का जो व्यापारिक
व्यवस्था थी, या कार्टाज मतलब कोऑपरेटिव व्यापार मतलब कोऑपरेटिव ट्रेड के संबंध में ये होता था, क्योंकि कोऑपरेटिव कई लोग मिलकर उसका काम करते थे उसमें, तभी ये कार्टल के बारे में बात करता है। और पोर्टो नोवा एक समृद्ध इनका व्यापारिक केंद्र था, तो जो जो डच लोग थे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो सी ऑप्शन सही हो गया, एक और दो दोनों, ठीक है। तो हमने यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगले नेक्स्ट आपको कल वीडियो मिल जाएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। एक दोस्त को तो कम से कम शेयर ही कर दीजिए आप लोग। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।